नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को आपके क्लास 10th के बायो के वीडियो को मैंने आपको दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपके बायो के पहले चैप्टर जो कि आपका लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम था, उसकी मैंने शुरुआत की थी। ये आपका वीडियो नंबर 3rd है और इसके पहले मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 के अंतर्गत इस चैप्टर के जो भी टॉपिक थे उस चीजों को मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको पोषण, पाचन और इसके अलावा श्वसन के बारे में जानकारी दी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें पहला आपका पोषण, दूसरा आपका पाचन, तीसरा आपका श्वसन, चौथा परिवहन और पांचवा आपका उत्सर्जन है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 3 टॉपिक को पहले ही खत्म कर चुका है, तो आज के इस वीडियो में बचे हुए टॉपिक्स के साथ इस चैप्टर का अंत करूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा कि आज के टॉपिक में क्या है, पहला आपका परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा आपका उत्सर्जन, इसका मतलब एक्सक्रिएशन। तो हम यहाँ पे आज ये जानेंगे कि परिवहन क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि मानव के अंदर किस प्रकार से परिवहन होता है और दूसरा किस प्रकार से पौधों के अंदर परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि एक्सक्रिएशन किस प्रकार से मानव के अंदर होता है और दूसरा किस प्रकार से पौधों के अंदर एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे परिवहन का मतलब या तो यहाँ पे आपको परिवहन दूसरा या फिर संवहन लिखा हो, तो दोनों एक ही चीज है। परिवहन का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को हम जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम जब खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें कई सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आपको पता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में कई सारी जैसे एनर्जी के फॉर्म में बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थों से हमें एनर्जी मिलती है, जिसे क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, जो कि हमारी सेल्स के अंदर जाता है, जिसे ऑक्सीजन इसके अलावा उसके साथ रिएक्शन जब करता है तो आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इन सारी जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी आपके प्रोटीन है, विटामिन है, इनको पूरी बॉडी में जो पहुंचाने का जो काम करता है वो आपका ब्लड करता है। तो ब्लड क्या करेगा, ये जो हमारे अंदर से मिनरल्स हैं, हमारे अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, इनको क्या करें हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग यहाँ पे परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पौधों में क्या होता है, पौधों के अंदर जड़ों से क्या होगा, जल को अवशोषित करके उसको क्या पूरे पौधे के बचे हुए भागों में पहुंचाना और वहां से बने हुए भोजन को पूरे पौधे के बचे हुए भागों में पहुंचाना, ये जो प्रोसेस होगी इसे हम कहेंगे ये है परिवहन। किसके अंदर, पौधे के अंदर। इसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में जब हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उसमें भी कुछ क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमारी बॉडी से उन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो होती है आपकी उत्सर्जन। तो इसमें हम ये जानेंगे कि ये ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार से होता है और दूसरा ये प्लांट के अंदर कैसा होता है, कैसे ये चीजें होती हैं। तो आज हमें इन दोनों टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करना है और इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि परिवहन या संवहन होता क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जीवों के शरीर में कुछ पोषक तत्व का मतलब मैंने आपको पोषण में पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज और भी सारी चीजें होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी रहती है। तो वही चीजें आपको लिखा है कि जीवों के शरीर में पोषक तत्व, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जीवों के शरीर में पोषक तत्व, गैस का मतलब जैसा आपने श्वसन में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार की गैसेस होती हैं। पहला हम जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो वही चीजें है कि हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्व, दूसरा आपका गैस, और यहाँ पे आपका आगे क्या बोला, गैसेस में क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ, वही जो जिसको हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। अगला हार्मोन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम क्या कहते हैं, परिवहन या फिर संवहन कहते हैं।
जैसे कि आप ये जानते होंगे कि जब आपको कहीं पे ट्रेवल करना होता है तो आप वहां पे ट्रेन, बस या फिर एरोप्लेन की सहायता लेते हैं, और यही क्या है, आप कहते हैं कि वो आपके परिवहन का साधन है, मतलब वो क्या है, आपके परिवहन का माध्यम है, मतलब वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है। सेम हमारी बॉडी में क्या होता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें, इसके अलावा हमारी बॉडी में जो गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, और भी क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स होता है। तो इससे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परिवहन या फिर संवहन। जिस प्रकार से ये एक ह्यूमंस के अंदर होता है, सेम इसी तरीके से ये प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो वही चीजें आपका लिखा है कि जीवों के शरीर में पोषक तत्वों, गैसों, अपशिष्ट पदार्थों और दूसरा हार्मोन्स को ले जाना और ले आना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहीं पे इसी को हम लोग कहते हैं परिवहन, या फिर इसी को कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आपका दो टाइप से होता है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन पहला तो आपका ह्यूमंस में और दूसरा आपका प्लांट्स में। किस तरीके से होता है इस चीज को मैं अभी आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परिवहन या संवहन के प्रकार, पहला आपका मनुष्य में परिवहन और दूसरा आपका यहाँ पे दूसरा जो आपका परिवहन है वो है आपका प्लांट्स में, मतलब किस प्रकार से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा आपका किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, वो आपका रक्त है। इसका मतलब हमारी बॉडी में परिवहन का जो काम करता है वो रक्त के थ्रू होता है। दूसरा आपका हृदय और तीसरा आपका रक्त वाहिनियां, जिसके अंदर क्या क्या आता है, रक्त वाहिनियां क्या है, इसके अंदर आपको धमनी और शिरा, मतलब कि वीन्स और आर्टरीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस चीजों को आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपका धमनी और दूसरा सिरा, ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और छोटी छोटी क्या होती है, नली या फिर कह सकते हैं पाइप के स्ट्रक्चर के कुछ चीजें मिलते हैं जिसको हम लोग केशिकाएं कहते हैं, उसको मैं इसी के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पौधों में जो परिवहन है, उसके अंतर्गत आपको दो ऊतक के बारे में पढ़ने होते हैं, पहला आपका जाइलम और दूसरा आपका फ्लोएम। तो सबसे पहला काम आपको क्या समझ में आया, परिवहन कहते किसे है, जीवों या फिर कह सकते हैं पौधों के अंदर पोषक तत्वों और इसके अलावा गैसेस, इसके अलावा आपको हार्मोन्स और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग परिवहन या फिर संवहन कहते हैं। अब अगला है कि परिवहन कितने प्रकार का होता है, तो ये दो टाइप से होता है, पहला आपका ह्यूमंस के अंदर मतलब कि मनुष्य, और दूसरा आपका प्लांट के अंदर। ह्यूमंस के अंदर ये परिवहन का काम कौन करता है, तो वो है आपका रक्त मतलब कि ब्लड, दूसरा आपका है हार्ट और तीसरी आपकी ये जो रक्त वाहिनियां, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना होगा, धमनी और सिरा। इसके बाद हम देखते हैं पौधों में परिवहन जो है वो आपके दो ऊतक करते हैं। ऊतक को आपने पहले पढ़ा होगा कि ऊतक जो होता है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला रक्त, तो हमें यहाँ पहले क्या पढ़ना होगा, ब्लड के बारे में, दूसरा आपका हृदय के बारे में, तीसरा आपका रक्त वाहिनियां। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपको एक एक करके पढ़ना क्या है। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा। पहला क्या है आपका, पहला है आपका परिवहन, मतलब हमने यहाँ पे परिवहन के बारे में देखा कि परिवहन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, किस किस में, पहला आपका मानव में परिवहन या फिर कह सकते हैं मनुष्य में परिवहन, जैसा कि ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, मनुष्य में परिवहन, और दूसरा आपका पौधों में परिवहन। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होगा, पौधों में परिवहन।
इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, जिस यहाँ पे हमें अब मनुष्य में परिवहन कितने कौन कौन से होते हैं, तो या फिर कह सकते हैं परिवहन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला आपका होता है ब्लड, मतलब कि रक्त, और दूसरा आपका हृदय, और तीसरा आपका जो होता है वो होती हैं कोशिकाएं, केशिकाएं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा रक्त वाहिनियां, मतलब कि जो ब्लड को लेके जाती हैं। रक्त और वाहिनियां का मतलब यहाँ पे होता है ले जाना। यहाँ पे हमें मनुष्य के अंदर जो परिवहन है उसमें हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना होगा। पहला आपका रक्त, मतलब कि ब्लड, दूसरा आपका हृदय, और तीसरा आपका रक्त वाहिनियां। या सेम इसी तरीके से हमें पौधों में जो परिवहन पढ़ना है वो 2 टाइप से कौन कौन से। पहला आपका जाइलम, इसमें हम ये जानेंगे कि जाइलम क्या होता है और ये किस तरीके से पौधों में परिवहन के फॉर्म में हेल्प करता है। अगला है आपका फ्लोएम। तो आप यहाँ पे दूसरा जो आपको पढ़ना होगा वो होगा आपका फ्लोएम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जान लिया कि आपको पढ़ना क्या है, परिवहन के बारे में आप समझ गए। परिवहन परिवहन को हमें 2 पार्ट में पढ़ना है, पहला मनुष्य में, दूसरा पौधों में। और हमें यहाँ मनुष्य में ये 3 पार्ट और यहाँ पौधों में इस 2 पार्ट को एक एक करके पढ़ना है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम पहला पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है ब्लड। ब्लड मतलब कि जो आपका रक्त है। तो यहीं पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे समझा देता हूं, फिर आप इस स्लाइड को देखिएगा कि ये होता क्या है। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बहुत सारे टिश्यूज के बारे में, मतलब कि आपने कई सारे ऊतक के बारे में पढ़ा होगा। पहला जिसमें आपने पढ़ा होगा एक होता था आपका संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक होता क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा ऊतक होता है जो जिसमें क्या होता है, जो कि परिवहन में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। परिवहन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये ऊतक हमारा मदद करता है। तो वही चीजें हैं कि रक्त क्या होता है, परिवहन का एक माध्यम है, जिसमें क्या हुआ कि रक्त, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें आपने पीएच मान के बारे में पढ़ा था। तो मैंने वहां पे बताया था कि जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो दूसरी चीज क्या है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। तीसरी चीज कि ये कैसा होता है, लिक्विड टाइप का पाया जाता है। जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये रेड कलर का होता है। तो ये होता रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है जो कि हीमोग्लोबिन होती है, जो इसके कलर को रेड प्रोवाइड करवाता है, मतलब रेड कलर इसको प्रोवाइड करवाता है इस लिक्विड को। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये हमारे हार्ट के अंदर ये जो ब्लड है, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। इसके अलावा हमारे जो ब्लड है उसमें दो चीजें मिली होती हैं। पहला क्या, पहला आपका ऑक्सीजन और दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, वही हमें क्या करना होगा, ब्लड के बारे में यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा, पहला पॉइंट मैंने बताया कि रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। तो पहला पॉइंट कि रक्त कैसा है, एक संयोजी ऊतक है। मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि संयोजी ऊतक होता क्या है। संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जो हमारे बॉडी में परिवहन का काम करता है। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, तो उसी को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और ये द्रव यानी कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये लाल रंग का होता है और ये लिक्विड के फॉर्म में। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि इसका जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अगला जो चौथा पॉइंट है, ये हमारे शरीर में जीवदानी द्रव पदार्थ के रूप में काम करता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा कि जीवदायनी का मतलब क्या होता है। जीवदायनी द्रव पदार्थ, जीवदायनी का मतलब क्या होता है, जो हमें जीवन दे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी के अंदर जाता है और वो हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता तो क्या होगा, हमारी बॉडी की या फिर हमारी डेथ हो सकती है।
तो इसका मतलब ब्लड अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाता, जिससे क्या होता हमारी बॉडी या फिर हमारी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। इसीलिए इसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ब्लड हमारे शरीर में जीवदायनी द्रव पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा क्या यहाँ पे लिखा गया है, बोल रहा कि यह हृदय रक्त वाहिनियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट के अंदर किस प्रकार से रक्त वाहिनियां कनेक्ट होती हैं, जिससे क्या होता है ये हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पूरी कोशिकाओं के अंदर जाता है। तो ये पॉइंट आपको मैं अभी आगे आपको क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में आगे जाता है। इसके बाद छठा पॉइंट आपका लिखा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि इसका रंग लाल इसीलिए होगा क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और क्या बोला कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो आप यहाँ पे 5 से 6, 5.5 या फिर इनके बीच आप इस चीज को देख सकते हो। तो एक एक चीज करके मैं फिर से रिपीट कर रहा, क्या होता है ब्लड, क्या है एक प्रकार का, यानी कि रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दूसरा कि इसका ये हमारी बॉडी में लिक्विड के फॉर्म में यानी द्रव के फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा इसका जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। ये हमारी बॉडी में जीवदायनी द्रव पदार्थ के रूप में काम करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारी सारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता और हमारी डेथ हो सकती है या फिर हमारी डेथ हो जाती। अगला ये हार्ट के अंदर जाता है, पंप करता है और उसके बाद कई सारी रक्त वाहिनियां होती हैं जिसके माध्यम से ये क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में चलता रहता है। इसके अलावा ये चीज एक चीज इसको कह सकते हैं कि जब ये क्या होता है हमारा जो ब्लड है वो लाल इसीलिए होता है, यानी ये रेड कलर इसमें इसीलिए होता है क्योंकि अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की है। अगला कि एक स्वस्थ जो मनुष्य होगा उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा होगी वो 5 से 6 के बीच पाई जाएगी। तो अगर आपसे पूछता है के बारे में लिखने के लिए तो आप सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसके अंदर आपको कई सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। कैसे कि रक्त कैसा कौन सा ऊतक है या फिर रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो वो आंसर हो सकता है आपका संयोजी ऊतक। दूसरा इसका पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4। इसके अलावा अगर एक छोटा सा आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ब्लड को यानी रक्त को जीवदायनी द्रव पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बॉडी या हमारी क्या हो जाती। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्या है कि इसका रंग लाल क्यों होता है, एमसीक्यू में बन जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड होता है। अगला एक स्वस्थ मनुष्य, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि इसका कोई नफी है, आपको इसको बस ऐसे ही याद रखना है। जब लॉन्ग आंसर आप लिखे तो यहाँ पे एज अ फैक्ट के तौर पे इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पहली चीज मैं आपको क्या बताई, पहला मैं आपको यहाँ पे बताया कि हमें क्या पढ़ना है, रक्त के बारे में। यहाँ पे हमें रक्त के बारे में पढ़ना था तो हमने क्या किया, रक्त के बारे में एक बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर ली। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि हमारा जो रक्त होता है वो अभी आगे आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इसका डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे आगे क्या दिख रहा, आपको दिख रहा कि रक्त का संगठन, इसका मतलब रक्त के अंदर और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, यानी कि रक्त किन किन चीजों से मिलके बना है या फिर क्या क्या होती हैं वो आपको दिख रहा होगा। जैसा कि आपको मैं पहले आपको बताया कि रक्त के अंदर हमें रक्त को पढ़ना है क्योंकि ये एक परिवहन का माध्यम है। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे रक्त जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, पहला होता है रक्त कणिकाएं या फिर इसको आप ये कह सकते हो रक्त कोशिकाएं। तो रक्त यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। क्या, पहला आपका रक्त कणिकाएं और दूसरा आपका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा इसमें क्या है, इसके अंदर हमें पढ़ना होता है आरबीसी मतलब
रेड ब्लड सेल्स पढ़ सकते हैं इसको, जिसका मतलब होता है लाल रक्त कोशिकाएं या फिर कणिकाएं। दूसरा जो हमें पढ़ना होता है वो होता है WBC। तो ये सारे रक्त कणिकाएं के पार्ट हैं, तो हमें ये पढ़ना है। दूसरा हमें WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा क्या पढ़ना होता है आपको, प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो तीसरा हो गया आपका प्लेटलेट्स। इसके बाद रक्त प्लाज्मा के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा, रक्त प्लाज्मा के बारे में। और दूसरा क्या, हमें इसके अंदर एक और चीज पढ़ना होगा, वो होता है आपका सीरम। इसके बाद क्या होगा, आप ब्लड का यहाँ पे टॉपिक खत्म कर चुके होंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रहा कि रक्त का संगठन, यहाँ पे सर 2 टाइप्स का, पहला रक्त कणिकाएं, दूसरा रक्त प्लाज्मा। रक्त कणिकाएं के अंदर हमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। अगला हमें यहाँ पे रक्त प्लाज्मा और सीरम के बारे में पढ़ना है। अब एक चीज और आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल रक्त पाया जाएगा, मान लीजिए 100% जो पाया जाता है, उसमें से जो रक्त कणिकाओं का परसेंटेज होता है वो होता है 45, और प्लाज्मा जो होता है वो आपका होता है 55%। तो आपको ये याद रखना है कि रक्त कणिकाएं आपका 45% पाई जाएंगी, और रक्त प्लाज्मा जो है ये आपका 55% पाया जाता है। अब आगे क्या है, आपको यहाँ पे कुछ और चीजें दिख रही। ये रक्त प्लाज्मा का पार्ट है, जिसमें बोला कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, किसमें, यहाँ पे रक्त प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजन प्रोटीन। क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो होता है आपका फाइब्रोनोजन। ये क्या होता है, हमारे ब्लड में मिला होता है, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है हमारे यकृत के अंदर। तो इसका निर्माण कहाँ होगा, हमारे यकृत के अंदर होता है। और ये कहाँ मिला होता है, ये ब्लड में मिला होता है, ब्लड में भी कहाँ, प्लाज्मा के अंदर। अगला क्या बोला, ब्लड का लगभग 55% भाग क्या है, प्लाज्मा है। जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख के एक्सप्लेन की वही है। आगे क्या बोला, इसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है। ये जो सारी बातें हैं ये आपका प्लाज्मा के बारे में बता रहा, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले क्या हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि परिवहन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है मनुष्य में, वो है आपका रक्त, हृदय, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। तो हमने वहां पे रक्त के जब टॉपिक को स्टार्ट किया तो आपको मैंने रक्त के बारे में बताया। इसके बाद हम ये बताएं कि रक्त कितने टाइप से होते हैं। पहला रक्त कणिकाएं, जिसमें हमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें रक्त प्लाज्मा और सीरम के बारे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले RBC, फिर WBC, फिर प्लेटलेट्स। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स खत्म करके रक्त का टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आइए अब एक एक करके हम इस चीज को समझते हैं। जैसा कि मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे बताते जाऊंगा, और फिर उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप क्या करो, इस क्वेश्चंस के आंसर को इजीली लिख सकते हो। तो आइए एक एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कौन सा पॉइंट क्या है। पहला आपको बोल रहा कि RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है रेड ब्लड सेल, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो यही वाला नाम आपको उतना ध्यान नहीं देना, आपको इसका बस फुल फॉर्म याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स। दूसरा क्या है, मैंने जैसे कि बताया कि हमारा ब्लड जो होता है वो लाल कलर का होता है। ऐसा क्यों, तो वही पॉइंट है आपका, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये चीजें आपको पहले ही पता था, तो इसीलिए आप इसके दूसरे पॉइंट को भी समझ गए होंगे। तीसरा, अब मैं आपको एक चीज और क्या बताता हूँ। पहला कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाती है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज याद रखिएगा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी पाया जाएगा, और जब वो उसके अंदर ऑक्सीजन हमारा मिलता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलने से आपका क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है, पहला ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यही चीजें क्या है आपकी तीसरी पॉइंट में लिखी गई है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, बोला कि ऑक्सीजन को बांध करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो वही चीजें ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और पूरी बॉडी में जाएगा,
और जब ये अंदर जाता है तो वहां से क्या करता है, हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड क्या करेगा, हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेगा। तो वही चीजें आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिखी गई है कि इसका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का, ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे क्या है, अगला है कि मनुष्य की आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। जैसा कि आपने क्या पढ़ा होगा, सेल्स के बारे में पढ़ा होगा कि जितनी भी सेल्स होती हैं, मान लीजिए ये आपका सेल्स है, मतलब ये क्या है आपका कोशिका, और आपने पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आरबीसी क्या है, एक प्रकार की कोशिकाएं ही हैं, मतलब ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो क्या है लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे एक पदार्थ के रूप में पाई जा रही है रक्त के अंदर। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है वो आपका नहीं होता। मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस है वो यहाँ पे क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो आपसे यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनता है कि क्या आरबीसी के अंदर नाभिक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर आरबीसी में क्या होता है, नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा होता है, ये नाभिक विहीन होता है। नाभिक विहीन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नाभिक नहीं पाया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा क्या होता है। आगे जो है पांचवा पॉइंट कि इसका निर्माण जो होता है वो हमारे बोन मैरो या फिर कह सकते हैं अस्थि मज्जा में होता है। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि अस्थि मज्जा क्या होती है, हमारे बड़ी हड्डियों छोटी हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, हमारा अस्थि मज्जा, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो यहां से भी आपका एमसीक्यू बनता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है हमारे अस्थि मज्जा में। तो आप इसको याद रखिएगा। ये सारे आपके लिए एमसीक्यू के लिए भी जरूरी हैं और आपको एज अ फैक्ट याद रहेंगे। तो जब अगर आपसे आरबीसी के बारे में पूछेगा तो आप उस चीज को भी आंसर इजीली लिख सकते हो। अगला क्या बोल रहा कि इसका जो विनाश होता है, मतलब आरबीसी जो होती है वो खत्म कहाँ होती है, वो हमारे स्प्लीन या फिर प्लीहा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला, प्लीहा, और दूसरा यकृत में होता है। तो आप यहाँ पे यकृत को, यकृत तो ठीक है आपको याद रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका कहाँ पे विनाश होता है, कहाँ पे ये आरबीसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो हमारा होता है प्लीहा। और इसके बाद क्या होता है, आरबीसी फिर से निर्माण होती है। तो इसीलिए प्लीहा को क्या कहते हैं कि प्लीहा को कहते हैं ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे आरबीसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्या, पहला पहला कि जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, दूसरा इसका विनाश जो होता है वो प्लीहा में होता है, और तीसरा कि प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड या फिर कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला जो पॉइंट फिर एमसीक्यू क्या बनेगा कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है या जीवन काल कितना होता है, तो वो आपको फिर याद रखना है कि ये आपका 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये दोबारा से फिर निर्मित हो जाता है। तो ये सारे जितने भी आपके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं सारे क्या है, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। और इसके अलावा अगर ये आपसे लॉन्ग आंसर में आरबीसी के बारे में पूछेगा तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट, पहला इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तीसरा इसका कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का, चौथा ये नाभिक विहीन होती है, पांचवा इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, छठा आपको ये कहाँ पे खत्म होती है, वो होता है आपका प्लीहा में, और सातवां कि प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, और इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे जो है
हमें आरबीसी के बाद क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे आरबीसी को अच्छे से खत्म कर लिया, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, सेम इसी तरीके से हमें डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या दिखा, आरबीसी के बारे में पढ़ना था, तो अब हमें डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी होता क्या है। जिस तरीके से आरबीसी का फुल फॉर्म था रेड ब्लड सेल्स, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या होता है WBC, तो आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट WBC के बारे में क्या याद रखनी है, ये एक प्रकार की सेल होती है जिसके पास अगर कोई बैक्टीरिया आता है, मतलब हमारे अंदर कोई, हमारी बॉडी के अंदर कोई जीवाणु होगा, जब वो इसके पास आएगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारा WBC क्या करता है, उस चीज को वो क्या करेगा, अपने अंदर निगल लेगा और हमारी बॉडी को क्या करेगा, उन जीवाणुओं से मदद करेगा। मतलब एज ये हमारा क्या कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी गार्ड की तरह होती है हमारी बॉडी के, कि ये हमारी बॉडी का क्या करता है, रक्षा करता है। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। क्या पहला पॉइंट है, एक एक करके मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहला क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त के महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल या फिर यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स कही जाती है। तो आप इसको याद रख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। अगला क्या है, आगे क्या बोला कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को संक्रमणों और रोगाणुओं से बचाना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया इन सारी चीजों से बचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये ऐसा कौन सा ब्लड सेल्स है या फिर ऐसी कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो हमारी बॉडी को जीवाणु या फिर बैक्टीरिया इन सारी चीजों से बचाने में मदद करता है। तो वो है आपका WBC। आगे क्या बोल रहा है, इसका रंग सफेद होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। ये चीजें आपको ये बहुत ध्यान से रखना है, ये सारे फैक्ट्स हैं, तो हमें इसे क्या करना है, याद रखना है। जिस तरीके से आरबीसी का रंग लाल इसीलिए होता था क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती थी, लेकिन इसका रंग सफेद इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस चीज को भी नोट करके लिख लीजिएगा और याद रखिएगा कि इसका रंग सफेद नहीं होता, इसका रंग सफेद क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या बोलना, ये शरीर के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्व है। इसका मतलब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये बनाए रखता है, हमारी बॉडी को दूसरी बैक्टीरिया से क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मतलब हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो वही चीजें हैं आपका बोला कि जब कोई जीवाणु या विषाणु या अन्य हानिकारक तत्व शरीर में प्रवेश करता है तो WBC क्या करता है, उसे पहचान कर नष्ट कर देता है या फिर अपने अंदर ले लेता है, मतलब उस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इसका निर्माण फिर कहाँ होता है, WBC का अस्थि मज्जा में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि RBC और WBC दोनों का कहाँ पे निर्माण होगा, वो होगा आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। इनका जीवन काल जो है वो काफी बहुत कम होता है, तो इसका कोई जीवन काल वैसे फिक्स है नहीं, बोला कुछ दिनों से लेकर के कुछ सप्ताह तक इसका होता है। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस अब आप इसको याद रखिएगा कि इसका जीवन काल बहुत कम होता है। अगला जो है आगे क्या बोला कि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन सी ऐसी रक्त कणिका है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका RBC। और किसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वो है आपका WBC। तो आपको ये चीजें यहाँ पे फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं सबसे आपके MCQ बन सकते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला है कि आपका प्लेटलेट्स। अब आपने प्लेटलेट्स के बारे में सुना होगा, ये होता क्या है, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं।
क्या बोला कि ये रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है। तीनों ही रक्त के महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि तीनों ने उसमें पार्टिसिपेट, यानी तीनों उसमें पार्ट थे उसके रक्त के, तो ये उसके महत्वपूर्ण घटक तो ऑलरेडी होंगे। क्या बोला है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में क्लोटिंग का काम करता है। कैसे, जब हमारी बॉडी में जब चोट लग जाती है, हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो क्या करता है, ये हमारी बॉडी के ऊपर जहां पे भी आपको चोट लगी होगी वहां पे ये जाल नुमा, झिल्ली नुमा संरचना बना देता है, जिससे क्या होता है, आपका ब्लड निकलना रुक जाता है। तो वही बोल रहा कि ये ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। तो क्या याद रखना है कि जितने भी आरबीसी पढ़े, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, इसके अलावा प्लेटलेट्स पढ़ा, सबका कहाँ पे, सबका निर्माण कहाँ होता है, वो होता है हमारे अस्थि मज्जा, यहाँ या फिर कह सकते हैं बोन मैरो में। तो आपको ये याद रखना है। आगे क्या बोला, प्लेटलेट्स वास्तव में पूर्ण कोशिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं से टूटे हुए छोटे टुकड़े होते हैं। इसका मतलब ये कोशिका पूरी तरीके से नहीं होती है, ये कोशिका से टूटे हुए छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उन्हीं से बने होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसका जीवन काल कितना होता है, 7 से 10 दिन। 3 जीवन काल आपने पढ़ा, पहला आरबीसी का 120 दिन, अगला डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स नहीं है, बहुत कम होता है, और प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिनों के बीच में होता है। वही चीजें मैंने जो आपको ऊपर बताया कि जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पे जाकर क्या करता है, थक्का बना देता है, ताकि हमारे ब्लड बाहर ना जा सके। आगे क्या बोला, ये फाइब्रिन नामक पदार्थ के साथ मिलकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जो घाव के ऊपर क्या होते हैं, झिल्ली नुमा संरचना बना देते हैं और ब्लड आना रुक जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, कि कैसे ये थक्का बनाते हैं। फाइब्रिन नामक पदार्थ को वहां पे, यहाँ पे क्या होता है, जहां पे भी चोट लगती है वहां पे फाइब्रिन नाम का पदार्थ हो जाता है, जो कि प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है, जो हमारे अंदर ब्लड को बाहर जाने नहीं देता है। तो ये भी आपके लिए ये पदार्थ इंपॉर्टेंट है। और आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। आगे क्या बोला, प्लेटलेट शरीर को अत्यधिक रक्त हानि से बचाते हैं और घाव भरने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये सेम इन्हीं में का पॉइंट है। आगे क्या बोला, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। जो चीजें आपने यहाँ पहले देख ली वही यहाँ पे क्या है फिर से। तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है और रक्त के स्राव को रोकता है। रक्त स्राव मतलब बहने की। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया, हमने यहाँ पे आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, और हमने यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें क्लियर हो गई। परिवहन पढ़ा, परिवहन के अंदर हमने रक्त के बारे में जाना कि रक्त होता क्या है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जाना। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें और जाननी है, पहला क्या, रक्त प्लाज्मा, और दूसरा आपका सीरम। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखना है क्योंकि इनसे एमसीक्यू बनते हैं, और ये आपके बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसीलिए इसका ये क्या है, पार्ट वीडियो नंबर 3 है। तो आप देखिए ध्यान से क्या क्या है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्लाज्मा। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। पहला क्या बोला, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है और घाव भरने का काम करता है। तो क्वेश्चन से यहाँ से कैसे बनेगा कि ऐसा कौन सा रक्त का पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस रखता है। तो वो कौन सा होगा, आपका प्लाज्मा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब से एमसीक्यू आपको बन सकते हैं। आगे क्या बोला, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। प्लेटलेट्स जो होता है वो भी रक्त का थक्का बनाता था, प्लाज्मा भी उसमें हेल्प करता है। अब वो कैसा होता है, थोड़ा सॉलिड सा होता है, ये कैसा है, थोड़ा लिक्विड सा पार्ट होता है हमारे ब्लड का। तो वही चीज यहाँ पे है, बोला कि ये तरल पदार्थ होता है। इसका रंग कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, जैसा कि हल्का पीला होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा को जो कलर होगा वो स्ट्रॉ कलर्ड या फिर हल्का पीला कलर का ये होता है। आगे क्या बोला, इसमें 90% ऑफ वाटर होता है। प्रोटीन कौन कौन सी होती है, यहाँ पे प्रोटीन दिया है,
इसके अंदर आपको ज्यादातर क्या याद रखना है, फाइब्रोनोजन, जो कि मैंने पहली स्लाइड आपको जब रक्त वाला पार्ट स्टार्ट किया तो वहीं पे पहली स्लाइड पे बताया। आगे क्या बोला, खनिज लवण, ग्लूकोज और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो आपको वो याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे क्या बोला, प्लाज्मा शरीर के हिस्सों में पोषक तत्व, वो तो सारे ब्लड का काम है कि वो पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाते ले आते हैं। ये हमारी बॉडी में रक्तचाप को बनाए रखते हैं। रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर, और इस चीज को हमें अभी आगे पढ़ना है। तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब सीरम क्या है, बोला जैसे प्लाज्मा क्या हुआ, प्लाज्मा के अंदर कई सारी प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें क्या फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी पाई जाती है। और जब प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल लिया जाए तो जो भाग बचेगा हमारा, जो शेष भाग बचेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है आपका सीरम। तो सीरम क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हेडिंग है आपकी सीरम। तो सीरम होता क्या है, ये यहाँ पे एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए कि ये होता क्या। बोला जब प्लाज्मा से क्या हो, फाइब्रोनोजन को बाहर निकाल लें तो शेष बचा हुआ जो भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सीरम कहते हैं। तो ये आपके प्लाज्मा के और सीरम के पार्ट थे, उसको मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या पढ़ा, आपने यहाँ पे पढ़ा कि परिवहन के लिए मनुष्य में परिवहन कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है आपका रक्त। परिवहन के कौन कौन से माध्यम, तो पहला होता है रक्त, दूसरा है हृदय, तीसरा रक्त वाहिनियां, इसके बाद पौधों में परिवहन। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे हृदय के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से आपका ये फिर दूसरा टॉपिक, और फिर रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए हृदय के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी जानकारी लेते हैं और इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले कुछ चीजों को मैं आपको समझा रहा, उसके बाद क्या क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको याद रखना है कि हृदय जो होता है वो हमारी दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ पाया जाता है। कल मैंने फेफड़ा आपको पढ़ाया था कहाँ पे, श्वसन के अंदर। तो सेम क्या याद रखना है कि ये हमारे फेफड़ों के बीचों बीच और थोड़ा सा बाएं तरफ पाया जाता है। दूसरी चीज ये क्या होती है, पेशी संरचना होती है। पेशी संरचना का मतलब ये मसल जैसे होती है, उसी वैसे ही ये हृदय भी हमारा बना होता है। अगला क्या होता है, ये हमारे मुट्ठी जैसी संरचना जो होती है, फिस्ट जो होता है, वैसी क्या होती है, ये बनी होती है। आगे तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे रखा गया है और लिखा गया। आगे कहते हैं कि हृदय जो है हमारी बॉडी में लगातार काम करता रहता है। कैसे, अब जिस तरीके से हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो वही चीज है कि हृदय हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा पंप करता रहता है, जिससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है। अगर ये पंप करना बंद कर दे, इसका मतलब हम क्या होंगे, जीवित नहीं रहेंगे। और तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई है। आइए एक एक करके हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसा कि पहला आपको यहाँ पे दिख रहा, क्या पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें हृदय के बारे में थोड़ी कुछ चीजें जाननी है। क्या करना है आपको, जब आपको हृदय के बारे में लिखने को आए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कितने मार्क्स का आता है, ये आपका 6 मार्क्स का आता है, जिसमें क्या होगा, आपको फिगर बनाना होगा और इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखने वाली चीजें आपको बता दूंगा, मैं कई सारे पॉइंट बता दूंगा, जिससे क्या होगा, आप उसमें से अगर कुछ पॉइंट को भूल भी जाते हो, आप ऐसे हेडिंग ना भी लगाओ, तो क्या करो, सारी चीजों को मिक्स करके एक साथ लिख दो और फिगर बना दो। तो ये आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कई सारे, इसीलिए मैंने पॉइंट आपके लिए लेके आया है कि आपको अगर 1-2 पॉइंट आप भूल भी जाते हो लिखते टाइम, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आंसर आपका लॉन्ग में लिख भी दिया जाएगा। तो पहला क्या मैंने बताया कि एक प्रकार का कैसा होता है, पेशी अंग होता है। मतलब ये जिस तरीके से हमारी मसल होती है उसी चीजों से ये भी मिलके बना होता है। तो पहला पेशी अंग होता है। ये क्या बोल रहा कि ये हमारे रक्त संचार तंत्र का सबसे मुख्य भाग है। रक्त संचार का मतलब क्या होता है,
एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब हमारी ब्लड को क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिला के पूरी बॉडी में भेजेगा और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर खुद के अंदर लेके आएगा और उसको फिर फेफड़ों में भेजेगा, जहां से फिर ऑक्सीजन लेके। तो ये सारी प्रोसेस हमेशा चलती रहती हैं। तो वही चीजें बोल रहा कि ये हमारे क्या होता है, रक्त संचार का तंत्र होता है। आगे क्या बोला, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। तो ये आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि ये पेशी संरचना होती है। दूसरा, रक्त संचार का माध्यम भी यही होता है। आगे क्या बोल रहा, आगे बोला कि यह शरीर का जीवन दाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पंप करना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग, ये शरीर का कैसा क्या है, जीवन दाता। और इसके बिना क्या होगा, रक्त का संचार रुक जाएगा। तो ये चीजें आपको मैंने थोड़ी चीजें कुछ पॉइंट बता दिए कौन कौन से। ये पेशी अंग है, मतलब एक प्रकार का पेशी अंग है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि ये रक्त संचार तंत्र भी है, पुराना इसका भाग। और आगे क्या बोला, ये हमारी बॉडी में पंप करने का काम करता है। अगला क्या, इसे जीवनदाता कहते हैं, क्योंकि अगर ये पंप करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब आपको कई सारे ऐसे पॉइंट आएंगे तो आपको आंसर को रटने की जरूरत नहीं होगी, आप इन सारे पॉइंट्स को आंसर वैसे ही लिख सकते हैं। अगला है कि इसका आकार कैसा होता है। मैंने आपको बताया ये हमारी मुट्ठी के यानी फिस्ट के जो हमारा ये हाथ है फिस्ट, उसी के आकार का ये होता है। आगे क्या मैंने बताया कि ये हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में और थोड़ी सी बाएं पाई जाती है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार आपका फिस्ट यानी मुट्ठी जैसा होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे क्या बोला, ये छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर पाया जाता है। कहाँ पे, दोनों फेफड़ों के बीच, ये एक स्थान बीच में पाया जाता है। तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है। बाकी इसका आकार मुट्ठी जैसा, ये हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है और थोड़ा सा बाईं ओर पाया जाता है। ये इसका आकार हो गया। यहाँ से आपको कम से कम 3, 4, 5, 6 पॉइंट याद हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप इसको इजिली लिख सकते हो। आगे क्या बोल रहा, आगे यहाँ पे बोल रहा कि हार्ट की बनावट कैसी होती है। तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें अलग से बताता हूं, जिससे क्या होगा, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा बना के आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये काम करता है। वो फिगर मैं हार्ट का नहीं, मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा, जिससे आपको पहले हार्ट का काम समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे होता क्या है, हमारा जो हार्ट होता है वो के 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो मैं उस चीज को आपको यहाँ पे करके दिखा रहा। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका फेफड़ा है। यहाँ पे ये आपका फेफड़ा, ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। और यहाँ से ये कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं दाया अलिंद। तो ये आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं ये खड़ा हूं तो ये हमारा दाया साइड है, ये हमारा बाया साइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे दाया अलिंद और इसको कहेंगे बाया अलिंद। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, अलिंद, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं निलय। तो ये दाई तरफ है तो इसको बोलेंगे दाया निलय और इसको कहेंगे बाया निलय। तो अब होता क्या है, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फिर आपको ये मैं समझाता हूं। ये है आपका दाया अलिंद और ये क्या है आपका दाया निलय। ये है आपका बाया अलिंद और ये हो गया आपका बाया निलय। अब आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। एक चीजें क्या होती, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा।
जो कि आपको यहाँ पे आगे क्या है, मैं वही टॉपिक आपको आगे यहाँ पे पढ़ाऊंगा। क्या देखिए, जैसे यहाँ पे आपका है, रुक जाइए बस, हाँ यहाँ पे ये क्या है, ये आपका धमनी है और सिरा है। तो इस चीज को अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो वही चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या, ये धमनी और सिरा होता क्या है। धमनी हमारी बॉडी की ऐसी पाइप नुमा संरचना होती है जो कि बाएं साइड से हमारा जुड़ा होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से जब फेफड़ों के अंदर से जब हमारा ये हार्ट जो है पंप करता है तो इसके अंदर जो भी ब्लड होगा वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन में मिलेगा, और फिर वो बाएं तरफ से एक पाइप नुमा संरचना से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में जाता है। जब यहाँ पे ये नीचे जाएगा, यहाँ पे साइड में आपकी बाएं साइड में क्या होगा, धमनी, यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसके अंदर ऑक्सीजन आएगा पूरी सेल्स के अंदर चला जाएगा, और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये दाएं साइड से फिर क्या होगा, आपके हार्ट में एंटर करेगा। तो धमनी क्या होता है, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसको लेकर के ये बाएं साइड से पूरी बॉडी में जाता है इसके, और ये क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, ताकि जब हमारा ब्लड क्या करे, पंप करे, तो उसकी जो पाइप होती है वो फट न जाए, इसीलिए इसकी दीवारें क्या होती हैं, थोड़ी मोटी होती है। तो धमनी जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाए, और सिरा क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला हो उसको लेके जाए। तो उसी चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, धमनी को मैंने क्या बताया, वो आपके बाएं साइड में मिलती है। एक और ऐसी धमनी होती है जो कि दाएं साइड में मिलेगी यहाँ पे, वो क्या करती है, वो हमारे, उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसी धमनी, जो क्या होता है, हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है। वो क्या काम करता है, इसी तरीके से सिरा क्या होता है, मैंने बताया कि दाएं तरफ से जुड़ा होता है, और वो क्या होता है, वो हमारे एक और ऐसी सिरा होगी जो हमारे इधर बाएं साइड में होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे फुफ्फुसी सिरा। तो एक एक करके हम इसको पहले समझाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, इधर से क्या होगा, इधर से आपका मान लीजिए यहाँ से कुछ इस तरीके से पाइप नुमा संरचना हमारे हार्ट के अंदर से निकली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये है आपका धमनी। और क्या होता है, इसके अंदर से ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, रक्त बहता है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि इधर से फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे आपको कुछ चीजें ये कोशिकाओं के अंदर जाएंगी। इसके बाद एक और यहाँ से सिरा निकला होता है, जो कि यहाँ पे जाके इधर से आपका मिला होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिरा। ये क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सिरा। ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त में CO2 मिला होता है, मतलब हमारे ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मिली होगी। और क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो धमनियां होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो हमारे बाएं साइड में होती हैं, केवल एक धमनी को छोड़ करके, जिसका नाम है फुफ्फुसी धमनी। वो होता क्या है, वो यहाँ पे हमारे क्या होगा, कुछ मैं आपको यहाँ पे बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो क्या होता है, हमारे यहाँ से निकली होती है, और वो जा करके ये क्या है, ये आपका फुफ्फुसी धमनी है, जो कि बाएं साइड में पाई जाती है, जो कि क्या होगा, फुफ्फुसी धमनी। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या, एक हमारा सिरा जुड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसी सिरा, फुफ्फुसी सिरा। अब ये चीजें आपको यहाँ पे बन गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। सबसे पहले, जब भी हमारा हार्ट क्या करे, पंप करता है, तो जब हमारा हार्ट पंप करता है, या फिर जब हमारे फेफड़े के अंदर से ब्लड निकलता है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। उस ब्लड के पहला काम, हमारा जो ये फेफड़ा है, इससे ब्लड जो निकलेगा
यानी जो रक्त निकलेगा उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन मिला होगा। वो क्या करता है, हमारे सबसे पहले बाएं अलिंद में एंटर करता है। इसके बाद क्या होगा, ये हमारे बाएं अलिंद के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे बाएं अलिंद में आएगा और इसके बाद ये बाएं नीले में आएगा और फिर इसके बाद ये इस धमनी के रास्ते क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। ये मतलब कि जो ब्लड होगा उसमें क्या ऑक्सीजन मिला होगा और वो पूरी बॉडी में जाएगा। फिर ये पूरी बॉडी में जाने के बाद छोटे छोटे जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां पे उनको ऊर्जा देता है। होता क्या है इसके बाद, वहां पे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी उपस्थित होता है। तो करेगा क्या, ये हमारा जो धमनी के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जैसे ही वो सेल्स के अंदर पहुंचा वहां पे ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है, वहां पे ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अपने अंदर मिला करके क्या करेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो जब वो कोशिकाओं के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा तो वो क्या करेगा, इस सिरा के माध्यम से क्या करेगा, आगे यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो आपको ऊपर एरो का साइन दिख रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे ये जो ब्लड जा रहा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी मिली हुई है। तो क्या होगा, ये ऐसे हमारे जाएगा और इसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, दाएं अलिंद में एंटर कर जाएगा। दाएं अलिंद में एंटर करने के बाद ये हमारे कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। और क्या होगा, जब हमारा ब्लड जब हमारा हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, तो आपको ये जो ब्लड है जैसे ही ये हमारा हार्ट पंप किया, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला है वो कहाँ पे पहुंच चुका है, वो हमारे दाएं नीले में। और जब ये हार्ट हमारा पंप करेगा तो ये दाएं नीले में जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला है वो इस फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़े में। और फेफड़े के अंदर फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाती है और दोबारा से वो ऑक्सीजनेटेड होके अगेन यहाँ पे फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद, इसके बाद ये बाएं नीले में होते हुए ये प्रोसेस हमारी बार बार होती है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट क्या है, काम करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो आपको याद रखनी है कि किस तरीके से पहले हमारे फेफड़े के अंदर से जो ब्लड निकलेगा उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, वो इस फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से हमारे इस बाएं अलिंद में एंटर करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये हमारे बाएं नीले से होते हुए पूरी बॉडी में जाएगा। किसके माध्यम से, धमनियों के माध्यम से, जो कि पाइप नुमा संरचना होती है। और मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें क्या होगा, बहेगा। और ये हमारे पूरी कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ब्लड अपने अंदर क्या करेगा, शिराओं के माध्यम से फिर कहाँ जाएगा, ये आपका दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद ये दाएं नीले में जाएगा और जब हमारा ब्लड या फिर जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो ये जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो इस फुफ्फुसी धमनी के अंदर से माध्यम से फेफड़े के अंदर चला जाता है, जिसमें क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को लेकर के फिर से ये दोबारा ये प्रोसेस होने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। अब आप एक चीज और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या है कि हार्ट से फेफड़े से क्या हो रहा, हार्ट के अंदर जा रहा और हार्ट से फिर दोबारा कहाँ जा रहा, फेफड़े के अंदर। तो यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा, परिसंचरण हो रहा। परिसंचरण का मतलब आना जाना, तो इसी को हम लोग रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। तो यही चीजें आपको क्या है इस फिगर में दिखाई गई है। तो क्या क्या बोल रहा कि हमारे तीसरा पॉइंट, पहला हमने क्या पढ़ा, हार्ट के बारे में, दूसरा उसकी आकार के बारे में, और तीसरा आपका यहाँ पे क्या लिखा है, हार्ट की बनावट। इसमें क्या होगा, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, जिसको मैंने आपको समझा दिए। ये क्या है, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो है आपका दायां अलिंद, ये क्या है आपका दायां निलय, ये क्या है बायां अलिंद, और ये है आपका बायां निलय। ये आपको यहाँ पे क्या दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको ये आपको सिराएं दिख रही होंगी। यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सिरा है। मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में
आ जाए। ये कुछ इस तरीके से है। आपको फिगर क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैंने किस तरीके से ये काम करता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ये कुछ इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, ये आपका दिख रहा दाया लिंद, ये दाया निलय, ये बाया लिंद बाया निलय, और ये जो आपको यहाँ पे पीछे दिख रही है ये दिख रहा आपका सिरा, और इधर आपकी धमनी निकली है, ये आपका यहाँ पे ये आपका जो दिख रहा होगा यहाँ पे वो है आपका फुफ्फुसी धमनी। और सेम इसी तरीके से मैंने जो वो बनाया वो आपको समझ में आ गया होगा, जिससे ये फिगर आप बना सकते हो। आगे आप इस फिगर को बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे क्या बोला कि ऊपर के 2 कक्ष रक्त को प्राप्त करते हैं। हाँ, ये लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से फेफड़ों से लेंगे ऑक्सीजनेटेड, यहाँ नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या करेगा, ब्लड को लेगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, इसके बाद ये पंप करते हैं। वो चीजें आपको यहाँ पे दिख गई। आगे ये आपको मैंने अभी समझाया। आगे क्या लिखा है, इसका काम क्या होता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि इसका कार्य किस तरीके से होता है। ये ब्लड को पंप करता है, जो कि पूरे शरीर में जाता है। ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन जनित, ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखता है। क्या बोला, दायां भाग ऑक्सीजन रहित होता है। ऑक्सीजन रहित का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बायां भाग कैसा होता है, ऑक्सीजन, क्या बोल रहा है कि बायां भाग जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन जैसा, वो ऑक्सीजन जिसमें मिला होता है। वही मैंने जो पहले ये पीछे वाले फिगर में अगर मैंने आपको जो समझा ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसके बारे में इजीली लिख सकते हो। आगे क्या बोला, फेफड़ों तक रक्त का भेजना, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जो ब्लड था, जिसमें जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे फेफड़ों तक जाता है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई। आगे क्या बोला, शरीर में रक्त का संचार बनाए रखना, मतलब कोशिकाओं तक ये क्या होता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का ये काम करता है, साथ में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी। वही इसको काम करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको समझाया उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया। क्या बोला, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के दाएं लिंद में आता है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया कि ये पहले दाएं लिंद में जाएगा, फिर इसके बाद ये दाएं नीले में जाएगा। दाएं नीले में इस रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है, किससे, फुफ्फुसी धमनी से। फेफड़ों में ये रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसके बाद ऑक्सीजन युक्त क्या करेगा, बाएं अलिंद में एंटर करेगा, किसकी मदद से, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से। और ये क्या होगा, बाएं नीले में एंटर करेगा, फिर पूरी बॉडी में हमारे चला जाएगा। मतलब ये सर्कल टाइप का घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रक्त का संचार। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आगे क्या है, आगे बोला कि हृदय की धड़कन, कुछ नहीं, हार्ट का पंप करना, मतलब हार्ट का फैलना और सिकुड़ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट बीट या फिर हार्ट, हृदय की धड़कन। और एक बार में ये 72 बार होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हार्ट का फैलना, हार्ट का सिकुड़ना, यही क्या होता है, इसी को हम लोग हार्ट बीट या फिर हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय का महत्व क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, हमारी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखा गया है। हृदय रक्त को शरीर में निरंतर प्रवाहित करता है। इसके अलावा ये कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है, अपशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और क्या, ये अगर रुक जाता है तो हमारे, अगर ये हार्ट ये बंद हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या होगा, रक्त संचार रुक जाएगा, जिससे हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको स्वस्थ रखना है, किसको, हार्ट को। ये यहाँ पे आपका फिगर है, जो चीजें मैंने आपको बताई, तो ये चीजें आप इसको देख लीजिएगा। आगे क्या है, आगे क्या बोला, रक्त वाहिनियां क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया मानव परिवहन 3 टाइप से, पहला कौन कौन सा, पहला जो है हमारा हृदय पढ़ना है, रक्त पढ़ना है और रक्त वाहिनियां पढ़नी है। रक्त वाहिनियां क्या होती है, छोटी छोटी पाइपें होती हैं जिनके माध्यम से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में इधर से उधर आता जाता रहता है। तो वही चीजें हैं, क्या बोला, हमारे शरीर में हृदय का रक्त संचार लगातार होता है,
पहले ही आप समझ चुके हैं। यह रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो आपका रक्त वाहिनियां करती हैं। मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, पूरे सेल्स तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या करना, हार्ट के माध्यम से फेफड़ों तक भेजना। ये कौन करता है? रक्त वाहिनियां करती हैं, जो कि पाइप नुमा संरचना होती है। क्या बोला? ये नलिकाएं जैसी होती है, ये ट्यूब जैसे होते हैं और इससे क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। ये कौन कौन सी? सर धमनी, शिरा, केशिका। धमनी क्या? धमनी जो है वो बाएं अलिंद बाएं नीले से जुड़ी होती हैं। ये मोटी संरचना की होती हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि जब ब्लड पंप करता है तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उससे वो क्या करता है? हमारे इसी धमनियों में जाता है। अगर वो मोटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? ये धमनियां फट सकती हैं। और एक ऐसी भी धमनी है जो कि बाएं ना पा करके वो दाएं पाई जाती है, जिसको मैंने अभी समझाया, फुफ्फुसी धमनी, जहां से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो रक्त होती है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। तो ये चीजें सेम इसी तरीके से मैंने शिराएं भी समझा दी, तो वही आपका यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चंस कैसे बनता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछता है शॉर्ट आंसर में, तो आप इसको याद रखिए। क्या है? धमनी। क्या बोला? ये वे रक्त वाहिनियां हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। अगला, रक्त हृदय से बाहर की दिशा में प्रवाहित होता है। मैंने अभी बताया पीछे आपको, ये मोटी और मजबूत और लचीली होती हैं, क्योंकि जब हाई प्रेशर बनता है, ब्लड हमारा पंप करता है, तो ये कहीं फट न जाए, इसीलिए इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी, मजबूत और लचीली होती हैं। इसके अंदर कैसा ब्लड जाता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन मिला हो, तो वही चीजें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर जाता है। एक और ऐसे मैंने धमनी के बारे में बताया जो कि दाएं साइड में पाई जाएगी, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ब्लड होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला हो वो इसके अंदर से जाती है। वही बोल रहा है कि जिसमें अशुद्ध रक्त जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, महाधमनी, ये क्या है? फेमोरल आर्टरी, ये हमारे जांग की धमनी है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है, हमें रक्त वाहिनियां के अंदर शिराएं पढ़नी है। तो क्या बोला? ये हमारे शरीर के वही जो उसका पहला पॉइंट क्या है, ये भी क्या करती है? ब्लड को ले जाने का काम करती है। इस पे कम दाब होता है क्योंकि ये नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं, इस पे कोई पंप का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसकी दीवारें जो होती है वो पतली और कम लचीली होती हैं। क्या बोला? इस पे कुछ वॉल्व लगे होते हैं, जिस प्रकार से बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है वैसा ही कुछ। तो ये क्या होता है? उसको बाहर बहने नहीं देता है, याद रखिएगा। एक ऐसी भी शिरा है जो कहाँ होता है? वो हमारे बाएं साइड में होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या बोला? इसमें अशुद्ध रक्त होता है, किसमें? सर फुफ्फुसी शिरा में, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो ये क्या हो गया? धमनी और शिरा में अंतर। इस चीज को आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में इससे आपसे पूछता है। अब अगला जो लास्ट बचा है, केशिकाएं, थोड़ा सा बोला कि ये बहुत क्या होता है, जिस प्रकार से आपको पता है, आपने देखा होगा कि एक बड़ी जो नदी होती है उसमें छोटी छोटी क्या होती है? नदियां आके मिली होती है। सेम उसी तरीके से धमनी और शिरा से क्या होगा? छोटी छोटी पाइप जैसे संरचना आएंगी, जो क्या होता है? वो भी ब्लड को लेके आते हैं, बट वो पतली होती है, छोटी होती हैं, वो ला करके धमनी और शिरा में जुड़ती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केशिकाएं। बोला ये बहुत सूक्ष्म रक्तवाहिनियां होती हैं। और आगे क्या बोला? ये धमनी शिरा को आपस में जोड़ती हैं। इनकी दीवार एक परत झिल्ली से बनी होती है, जिसमें गैसों का क्या हो? आदान प्रदान होता है, जैसे ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको याद रखना। क्या बोला? ये ऊतकों और कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाने में भी एक माध्यम के तौर पे काम करती हैं। तो आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का काम होगा वो किसकी किसकी मदद से होगा? यहाँ पे रक्त के बारे में मैंने बता दिया। और मनुष्य में जो परिवहन होता है वो रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियां की मदद से यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब बचा है यहाँ पे क्या? पौधों में परिवहन, उसको मैं बता देता हूँ, ज्यादा वो है नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है। यहाँ पे आपका एक और टॉपिक यहाँ पे छोटा सा, दोहरा परिसंचरण। क्या होता है? वही चीज है कि जब फेफड़ों के माध्यम से ब्लड का हमारे हृदय में जाना और पूरी शिराओं से घूमते हुए जब ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिला होता है हमारे हार्ट में,
और फिर से इसका फेफड़ों में जाना क्या हो रहा, 2 बार ये घूम रहा, तो इसी को हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण। मतलब ब्लड का यानी रक्त का 2 बार संचरण ही क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। मनुष्य के हृदय में रक्त का प्रवाह 2 बार होता है, एक बार हृदय से फेफड़ों तक और दूसरा क्या होता है, फेफड़ों से हृदय तक। मतलब एक बार हार्ट से जाएगा फेफड़ों यानी लंग्स तक और दूसरा लंग से कहाँ जाएगा, हृदय तक, हार्ट तक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दोहरा परिसंचरण। इसका अर्थ क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला क्या होता है, फुफ्फुसी परिसंचरण, दूसरा दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसी परिसंचरण में हमारा फेफड़ों से क्या होगा, हार्ट तक ब्लड आएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा, और इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हार्ट से हमारा लंग्स के यहाँ पे जाएगा, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। यह परिसंचरण हृदय में फेफड़ों तथा फेफड़ों से वापस हृदय तक प्रवाह को दिखाता है। ये दाएं नीले में इसका मुख्य भाग। पहले क्या होगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड क्या होगा, दाएं नीले में जाएगा, फिर वहां से फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से फेफड़े में, और वहां से फिर ये बाएं लिंद में आ जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं फिर से समझा दे रहा, ये क्या बोल रहा, यहाँ पे आपका ये हो गया दायां अलिंद, ये दायां नीले। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड आता है वो यहाँ पे सिरा के, फुफ्फुसी सिरा के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दोबारा आता है। इसी को बोल रहा फुफ्फुसी परिसंचरण। दाएं नीले से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाता है। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है कि दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है। पहला आपका क्या होता है कि हमारे फेफड़ों से रक्त का हार्ट में जाना, और हार्ट से दोबारा क्या होता है, वो हमारे फेफड़ों तक जाता है। इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो आप एक बार इस चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एक और चीज है आपका यहाँ पे, ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्या बोल रहा है कि जब हमारा हार्ट है वो ज्यादा तेजी से के साथ सिकुड़ने और फैलने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर बनने लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि जब हमारा हार्ट क्या हो, रक्त को धमनियों में एक विशेष बल के साथ प्रवाहित करने लगता है, तो ये जो विशेष बल लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, जब हमारा हार्ट क्या है तेजी के साथ फैलने व सिकुड़ने लगे, तो क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड है वो धमनियों और शिराओं पर क्या करता है, एक प्रकार का दबाव बनाता है। इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब के नाम से जानते हैं। सामान्य मनुष्य में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में ऐसे पूछता है। ये आपका बोला सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg की, और इसको जो मापने का तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे क्या, धड़कन को मापने का जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप धड़कन को मापता है, स्फिग्नोमैनोमीटर हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है। यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे मैं आपको पादपों में क्या समझा दे रहा, पादपों में परिवहन समझा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी। क्या होता है पादपों में परिवहन, होता क्या है, ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा। परिवहन समझा देता हूं, जैसे क्या होता है हमारा यहाँ पे मान लीजिए एक आपका क्या है, छोटा सा क्या है, पौधा है। इसके अंदर से ये क्या होती है, जड़ें निकली होती हैं। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पौधा हो गया। ये आपका कुछ इस तरीके से एक पौधा हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर 2 पाइप नुमा क्या होगी, संरचना पाई जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला इसमें जो पाइप नुमा संरचना होती है वो उसके अंदर एक ऊतक मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, दूसरा जो होता है फ्लोएम। तो इसके अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। होता क्या है इसके अंदर, हमारी इस जड़ों के बीच क्या होता है, छोटे छोटे बाल नुमा संरचना पाई जाती है।
ये क्या करता है, ये यहाँ से जल को अवशोषित कर लेता है, जमीन के अंदर से जल को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेता है। कौन, ये जो इसके अंदर जो बालनुमा संरचना है ये आपका जड़ हो गया। ये जो बालनुमा संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं रोम। तो रोम क्या करेगा, हमारे मिट्टी के अंदर से जल को अवशोषित कर लेगा और खनिज लवणों को ये ले जाके पत्तियों तक छोड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जल व खनिजों का क्या होगा, अवशोषण, खनिजों का अवशोषण। और आगे क्या बोल रहा है, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम एक पाइप नुमा ऐसी संरचना होती है जो कि ऊतक होता है, मतलब ऊतक से ये फ्लोएम क्या है, एक प्रकार का ऐसा ऊतक होता है जिसके जो एक पाइप से क्या करेगा, जो पत्तियों के अंदर भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ये भोजन को क्या करेगा, पेड़ों के पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। भोजन को पूरे शेष भागों में पहुंचाने का काम करेगा, भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बस सिंपल सा है। पादपों में परिवहन कैसे होता है सर, दो ऊतक से होता है। पहला जाइम जो कि एक पाइप नुमा संरचना में क्या होता है, वो जड़ों में बालों जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाते हैं जिनको हम लोग रोम कहते हैं। ये क्या करेगा, ये नीचे से जल और खनिज लवणों को लेकर के पत्तियों तक भेजता है जहां पे भोजन बनता है। और फ्लोएम क्या करेगा, ये भी एक पाइप नुमा संरचना के माध्यम से भोजन को पूरे जो हमारा वृक्ष का या पेड़ का जो पार्ट होगा, अदर पार्ट, उसके यहाँ तक ये क्या करेगा, भोजन को पहुंचाएगा। तो वही चीजें आपको यहाँ पे क्या है दिख रही होगी। बोला कि पादपों में जल, खनिज, लवण तथा भोजन का जड़ों से अन्य भागों जैसे तना, पत्तियां, फूल आदि तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाएगा। पौधों में क्या होगा, हार्ट नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, तो कौन पहुंचाएगा, इनको दो ऊतक पहुंचाते हैं, पहला जाइलम और दूसरा आपका फ्लोएम। यहाँ पे मैंने चीजों को समझा दी। क्या बोला, जाइलम क्या होता है, यह एक ऊतक जड़ों से क्या करेगा, जल और क्या करेगा, खनिजों को, इंपॉर्टेंट है, पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम के माध्यम से परिवहन ऊपर की तरफ होता है। मैंने बताया कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वही चीजें हैं, जल और खनिजों को लेके जाता है। ये कैसे आते हैं जल, जड़ों के सिरों पर क्या होते हैं, रोम होते हैं, जिसको रूट हेयर बोलते हैं, जो मिट्टी से जल और घुलनशील खनिजों को सोखते हैं। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, वही सोखने की जो प्रोसेस है, जब पत्तियों से जल वाष्प क्या होगा, पत्तियों में जल पाया जाता है और ये वाष्प के रूप में बाहर चले जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो जाइलम, जैसे कि पत्तियों के अंदर मान लीजिए पानी है और उसमें क्या होगा, हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ जब उड़ गया तो पेड़ों के अंदर पानी की जरूरत होगी, तो वो जाइलम की मदद से ऊपर जाएगा। तो यही चीज है कि वाष्पोत्सर्जन, तो जाइलम के ऊपर खिंचाव होता है, यह खिंचाव जड़ों से पत्तियों तक जल को ऊपर चढ़ाता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। फ्लोएम क्या करेगा, ये भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये दोनों दिशाओं में होता है। बोला प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है वो इन सारी चीजों को पहुंचाता है। यहाँ पे आपका परिवहन का टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, जिसमें मैंने ये बताया कि परिवहन होता क्या है, परिवहन को मानव और इस प्रकार से हमने यहाँ पे पौधों में विभाजित किया, जिसके अंदर मैंने ब्लड पढ़ाया, हार्ट पढ़ाया, रक्त वाहिनियां पढ़ाई, इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका उत्सर्जन है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ और ये आपका चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या, उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर बने अपशिष्ट या फिर वेस्ट मटेरियल को क्या करें, बाहर निकालें। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम अपने बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, अगर उसको हम लोग क्या करें, बाहर निकालें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है कि जीवों के शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, कई सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वही सारी चीजें। तो रासायनिक क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, पसीना, ये क्या होंगे, पहले बनेंगे। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं।
उत्सर्जन के माध्यम से हम अपने विषैले पदार्थों को क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं और शरीर की रासायनिक संतुलन को क्या होगा, बनाए रखने में मदद करेगा। तो उत्सर्जन क्या हुआ, उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर हम अपने बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों या वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन के दौरान हमारी बॉडी में कौन कौन से पदार्थ, जैसे अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान मैंने कल बताया था कि किस तरीके से होता है। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, यूरिया जैसा कि आपको पता है जो हमारी प्रोटीन है जब वो टूटती है तो वो यूरिया या फिर कह सकते हैं कि अमोनिया जैसी चीजों का निर्माण करते हैं। तो क्या बोला, प्रोटीन का अपघटन कहाँ होगा, ये आप याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो हमारा अपघटन होता है वो यकृत यानी लीवर में होता है और किडनी के माध्यम से ये हमारा जो वॉशरूम या फिर कह सकते हैं जो मूत्र होता है उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। आगे क्या है, अमोनिया, ये विषैला पदार्थ है जो जलीय जीवों में सीधे बाहर निकलता है। अगला पसीना आप जानते होंगे। ये चीजें, ये क्या है, ये हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। आगे क्या है, बोल रहा कि मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, तो वो बोल रहा मतलब कौन कौन से ऐसे हमारे बॉडी के अंग हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो कौन कौन सा है, किडनी है, मूत्रवाहिनियां है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग है। तो ये सारी चीजें क्या है, इस फिगर में आपको एक चीजें दिख रही होंगी कि ये हमारी धमनी, शिरा, ये सारी चीजें हैं। क्या हो रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे मैं बना के थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पाइप नुमा रचना यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे जुड़ा है। यहाँ पे भी एक आपकी पाइप निकली है, ये आपका एक थैलीनुमा आपको संरचना दिख रही होंगी। तो ये जो है ये आपका क्या है, मैं एक बार इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। आप इस चीज को, ये जो मैं अभी पाइप जैसे संरचना बना रहा, अगर आप इसको नहीं भी बनाते हो तो भी ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाया नहीं जाता है, फिर भी हम इसको ऐसे कुछ इस फिगर में दिया है तो हम इसको क्या करते हैं, बना देते हैं, बस समझाने के लिए आपको। बाकी आप बुक में से इस चीज को देख के बना लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये आपकी किडनी है, इसको हम बोलेंगे ये है आपकी राइट वाली किडनी, और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका लेफ्ट वाला। और क्या होता है, इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी ऐसी संरचनाएं निकली होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके अलावा आपका ये है, ये जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मूत्र वाहिनियां। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये आपका मूत्र वाहिनियां, ये हो गया आपका। इसके अलावा ये जो यहाँ पे दिख रहा, ये थैलीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं ये आपका यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय। ये आपका मूत्राशय, जहाँ पे क्या होगा, टॉयलेट आपका स्टोर होता है, और ये क्या है आपका मूत्र मार्ग, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या है, पहला क्या पढ़ना है, पहला हमारा वृक्क है, दूसरा मूत्रवाहिनियां, तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्र मार्ग। तो करना क्या है, हमें बस केवल किडनी के बारे में पढ़ना है। ये तो पाइप है, तो ये किस तरीके से होगा वो आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या है आपका यहाँ पे, हम देखते हैं कि वृक्क क्या होता है। वृक्क हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारा एक उत्सर्जी अंग है, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, बाहर जाता है। तो वही यहाँ पे वृक्क के बारे में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। जैसे बोला कि मानव शरीर में ये कैसा होता है, सेम के बीच का पाया जाता है, आपने सेम देखा होगा। और ये क्या होता है, हमारी बॉडी में दो पार्ट में पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पीछे यहाँ पे फिगर में दिख गया। आगे क्या बोल रहा, ये कहाँ मिलते हैं, ये दो वृक्क
हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरे और पेट के हमारे पीछे मिलता है। जैसा आप यहाँ पे फिगर में पीछे देख लिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका दो सेम के बीच की संरचना आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये हमारे रीढ़ की हड्डी और पेट के पीछे पाया जाता है, स्टमक के पीछे। क्या बोला, वृक्क धमनियां अशुद्ध रक्त वृक्क मिलाते हैं। मतलब हमने अभी आपको धमनियों को बताया कि वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में अशुद्ध ब्लड को लेके आएंगे और हमारे वृक्क के अंदर क्या पाया जाता है, छोटी छोटी फाइबर नुमा संरचना पाई जाएंगी। रेसी जैसा, रेसा आप जानते होंगे, उसकी जैसी कुछ संरचना पाई जाते हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्या करेगा, उस ब्लड को क्या करता है, वो उसको छान लेता है। छन्नी आप जानते होंगे, सेम उसी तरीके से। बोला कि शुद्ध रक्त वृक्क शिरा द्वारा वापस शरीर में चला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और क्या बोला कि और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है और वो वहां पे बाहर निकल जाता है। बोला कि ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा कि ये हमारा क्या है, ये मूत्र वाहिनियां कहाँ जा रहा, मूत्राशय में। इसके बाद आगे बोल रहा कि इस भित्ति में क्रमाकुंचन पाया जाता है। क्रमाकुंचन का मतलब मैंने क्रमाकुंचन गति के बारे में बताया था, इसका मतलब धीरे धीरे। क्या बोला, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। और यहाँ पे मूत्राशय के बारे में लिखा है, यह उदर के पीछे भाग में स्थित होता है। मूत्राशय मूत्र वाहिनियां खुलती हैं, इसमें मूत्र क्या होता है, संग्रहित होता है, स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होगा, मूत्र मार्ग मतलब मूत्राशय का पक्ष भाग सकरा होकर एक पतली नालिका में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मूत्र मार्ग कहते हैं। सिंपल सा क्या होगा, हमारी धमनियों के माध्यम से जो होगा क्या आएगा, रक्त आएगा, जिसमें क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, वो इन दोनों किडनियों में क्या होंगे, छन जाएंगे। किसके माध्यम से, नेफ्रॉन के माध्यम से। जिससे क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है इस मूत्र वाहिनियों के माध्यम से हमारे मूत्राशय में जाएगा और वहां पे क्या होती है, क्रमाकुंचन गति होता है और मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले उत्सर्जी अंगों की व्याख्या कीजिए। तो आपको फिगर और ये जो मैंने समझाया उसको एक एक करके आपको लिख देना पड़ेगा, जिससे ये आपका आंसर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि नेफ्रॉन क्या होता है, कई बार पूछता है। यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन का फिगर लाना मैं भूल गया, जिससे क्या होगा, आपके बुक में नेफ्रॉन का फिगर कुछ इसी तरीके से आपको दिया होगा, तो आप उस फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में आता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आपको क्या करना है, फिगर को देख लेना है और यहाँ पे मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में जानकारी दे दे रहा। नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन जो है हमारे दोनों किडनियों में पाया जाता है। और ये क्या होता है, किडनी की कह सकते हैं, जिस तरीके से मानो कि या फिर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, या फिर कह सकते हैं हमारी बॉडी का जो कहते हैं ना कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, कि मतलब इनसे हमारी क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर्ड है। वैसे ही नेफ्रॉन के माध्यम से क्या होता है, हमारे किडनी का निर्माण होता है। वही चीज है क्या, वृक्काणु किसे कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्या है, गुर्दा मतलब किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे सेल होता है वैसे यहाँ पे नेफ्रॉन भी होता है। क्या बोला, प्रत्येक गुर्दे में कितने, यहाँ पे आपको याद रखना है 10 लाख, इसका मतलब 1 मिलियन। कितना, 1 मिलियन क्या पाए जाते हैं, वृक्काणु या फिर कह सकते हैं नेफ्रॉन। और इनका मेन काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको मूत्र मार्ग के माध्यम से आगे पहुंचा देते हैं। आगे इसमें नेफ्रॉन के बारे में लिखा है, मैं पढ़ते जा रहा और आपको समझाते जा रहा। बोला मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या होता है, वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटी छोटी यूनिट लगी होती है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और आगे क्या बोला, नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा एक कप के आकार का होता है। उसके ऊपर आप देखोगे अपने फिगर में कि एक कप जैसा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमन संपुट। क्या बोला, इसमें कोशिकाओं का कई सारा गुच्छा होता है, इसको हम लोग कोशिका गुच्छ कहते हैं। किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। और बोमन संपुट क्या करता है, नेफ्रॉन का क्या है, ये प्रवेश द्वार, मतलब जहां से ब्लड, जो अपशिष्ट पदार्थ वाला ब्लड है वो हमारी बॉडी में कहां से एंटर करेगा, वो होगा बोमन संपुट
नेफ्रॉन के द्वारा। आगे क्या बोला, अशुद्ध रक्त वृक्क धमनियों द्वारा हमारी कोशिका गुच्छ में आते हैं और कोशिका गुच्छ क्या करते हैं, उनको छान करके तरल भाग में बोमट संपुट में पहुंचा देता है। आगे क्या बोला, यह तरल पदार्थ वृक्क नालिका में बहता है। वृक्क नालिका जो नीचे मूत्रवाहिनियां है उसी को, जिसमें क्या करे, उससे उसके ऊपर ये आपकी वृक्क नालिकाएं पाई जाएंगी, जो कि वृक्क के अंदर इसमें क्या होगा, जो भी हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। वो आपको पहले ही मैंने समझा दिया। और क्या लिखा है, अब आगे यहाँ पे पादप में उत्सर्जन है। पादप में आपने देखा होगा किस तरीके से पादप में उत्सर्जन कैसे कैसे होता है। क्या होता है, जब उसके पत्तियों में क्या होता है आपका जल होता है, अगर उसको वो कैसे बाहर निकालता है, आइए पहले इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको ये चीजें समझ में ऑलरेडी आ जाएंगी। क्या बोला, पादप में उत्सर्जन, बोला कि पादप में उत्सर्जी उत्पाद क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बोला ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, रेजिन है, गोंद, लैक्टस, क्या होगा, ये सारी चीजें आप जानते होंगे कि पौधों में किस तरीके से ये पाए जाते हैं। बोला इनमें उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन विभिन्न प्रकार से होता है। पादप दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से और ऑक्सीजन के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे क्या बोला, ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं, जो कि वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। मतलब जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, मतलब ऑक्सीजन पैदा होता है, जो फिर क्या होता है वो वायुमंडल में छोड़ देता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या बोला, रात्रि के समय पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त न करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ पे रात में क्या होगा, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, ऑक्सीजन को नहीं मुक्त करते हैं। बोला पादप अतिरिक्त जल को, अगर उनके अंदर ज्यादा जल हो गया तो वो अपनी पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करेंगे, मतलब वाष्प के रूप में ऊपर उड़ा देंगे, जिससे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। आगे क्या बोला, कुछ पदार्थ व्यर्थ पदार्थ पत्तियों में एकत्रित कर लेते हैं, जो बाद में गिर जाते हैं। मतलब जो इनके अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको अपने पत्तियों के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर जब वो पत्ते गिर जाते हैं, वही चीजें इसको लिखा गया। अब आपने देखा होगा कि पेड़ों के अंदर जब आप पेड़ों को काट देते हो, उसके तने को कुछ थोड़ा बहुत काट देते हो, तो क्या होता है, कुछ दिन बाद उसमें चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, गोंद जैसा निकलता है। क्या बोल रहा है, कुछ उत्सर्जी पदार्थों में गोंद के रूप में पुराने जाइलम ऊतक क्या होंगे, एकत्रित होंगे, जो कि आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको परिवहन, सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में पोषण, फिर पाचन, फिर एक एक करके श्वसन, यहाँ पे परिवहन, और मैंने आपको यहाँ पे उत्सर्जन पढ़ा दिया। आप लोगों को कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ के बता दिया। मैंने जो समझाया बस वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं, तो आप इसको क्या करोगे, वीडियो को रोक करके आप इस चीज को देख भी सकते हो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, जिससे क्या होगा, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप इस चीजों को लिख लेंगे और ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। याद रखिए इसका, ये आपके बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स के भी बनते हैं, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान से देखना है। और एक चीज, इसमें श्वसन क्या होता है उसमें फिगर, उत्सर्जन क्या होता है उसका फिगर, पाचन क्या होता है उसका फिगर, परिवहन क्या होता है, मतलब परिवहन में आपको हृदय के बारे में उसका फिगर, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सारे की क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो है, अगर इसको आप क्या होगा, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें क्या हो, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।